अरे योगिता, कितना शर्माओगी यार, तुम्हारा हाथ ही तो पकड़ा है मैंने सिर्फ। हाँ। तुम्हें तो पता है कि मुझे ये सब शादी से पहले बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। और वैसे भी हम पब्लिक प्लेस में हैं। तुमसे कब से कह रही हूँ कि हमें अपनी फैमिली में एक दूसरे के बारे में बता देना चाहिए। अरे बाबा, मैंने ऑलरेडी तुम्हारे बारे में अपने घर वालों को बता दिया है यार, अब तो बस तुम्हारी बारी है। तुम सच कह रहे हो? आई लव यू आरव। मैं आज ही अपने मम्मी पापा से बात करती हूँ। योगिता आरव एक दूसरे के साथ पिछले 2 सालों से रिलेशनशिप में थे। योगिता थोड़ी शर्मीली किस्म की लड़की थी, इसलिए आज तक उसने कभी भी आरव को ठीक से गले तक नहीं लगाया। दोनों ही एक दूसरे के बारे में अपने माता पिता से बात करते हैं और कुछ ही समय में उनकी शादी हो जाती है। आरव, तेरी चॉइस तो बढ़िया है यार। अगर मैं भी तेरी जगह होता ना, तेरे जैसे जवान होता, तो बिल्कुल योगिता बहू जैसी लड़की से ही शादी करता। अरे जैसे ही क्यों, मैं तो योगिता से ही शादी कर लेता। अपने गृह प्रवेश पर अपने ससुर के मुंह से ऐसी बात सुनकर योगिता को काफी अजीब महसूस होने लगता है, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अब आरव और योगिता अपने कमरे में चले जाते हैं और एक दूसरे के साथ काफी अच्छा वक्त बिताते हैं। और आज योगिता का उसके ससुराल में पहला दिन होता है। योगिता अपने कमरे में तैयार हो रही होती है कि तभी योगिता की नंद प्रिया उसके कमरे में आती है। ओ भाभी, इस रेड साड़ी में तो काफी सुंदर लग रही हो। आपको पता है ना कि भैया का फेवरेट कलर रेड है। कहीं वो आपको इस साड़ी में देखकर दोबारा से सुहागरात मनाने के मूड में ना आ जाए। वैसे कैसी रही आपकी फर्स्ट नाइट? प्रिया, ये सब तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारी भाभी हूँ, कोई सहेली तो नहीं। भाभी, ये तो बस नॉर्मल है। बताइए ना, क्या क्या किया आपने रात में? आने वाले कुछ समय में मेरी भी शादी हो जाएगी। आप क्या अपनी नंद को टिप्स नहीं देंगी? भगवान, ये कैसी ठरकी नंद मिली है मुझे। भला अपनी भाभी से कोई इस तरह बेशर्मी से बात करता है क्या? दरअसल योगिता के ससुराल वाले थोड़े आजाद ख्याल वाले होते हैं, या यूं कहें कि थोड़े ठरकी किस्म के लोग होते हैं। घर में बहू आ जाने के बावजूद भी उन लोगों में जरा भी समझ नहीं थी। बच्चे तो बच्चे, घर के बड़े भी कुछ इसी किस्म के थे। आज तो कुछ ज्यादा ही काम था घर में। एक काम करती हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। घर का सारा काम खत्म करके योगिता अपने कमरे में आराम कर रही होती है कि तभी योगिता का देवर दिनेश बिना अपनी भाभी के कमरे का दरवाजा खटखटाए उसके कमरे में आ जाता है, जिसे देखकर योगिता अचानक से हिचकिचाते हुए घबरा कर उठती है। अरे दिनेश, तुम ऐसे अचानक कमरे में कैसे चले आए? तुम्हें दरवाजा खटखटा कर आना चाहिए था ना। भाभी, मैं कोई पराया मर्द थोड़ी ना हूँ, आपका देवर हूँ भाई। है? और देवर तो भाई के समान होता है ना। वो तो मैं आपसे कहने आया था कि शाम को मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, तो आप ना उनके लिए कुछ स्नैक्स वगैरह तैयार कर दीजिएगा। अपने ससुराल वालों की ऐसी हरकत योगिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही होती है। ऐसे ही एक दिन, योगिता बहू, अब तो तुम्हारी शादी को काफी समय हो गया है, तो कब दादा दादी बना रही हो हमें? माँ जी, सामने ससुर जी बैठे हैं और आप उनके सामने ऐसी बातें कर रही हैं। तो क्या हुआ बहू, वैसे भी अमरावती बहू की माँ बनने की उम्र थोड़ी ना है, अभी तो उन्हें एंजॉय करना है। वैसे तुम एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिता पाते हो ना। मेरा मतलब तुम्हारे बगल वाला कमरा ही हमारा है। वैसे कल रात तो तुम्हारे कमरे से बहुत आवाजें आ रही थी। हैं? लगता है बहू बेटे में कुछ ज्यादा ही प्यार हो रहा है। अपने ससुर की ऐसी बातें सुनकर योगिता शर्म के मारे पानी पानी हो जाती है और भागते हुए अपने कमरे में चली जाती है। भगवान, ये कैसा ठरकी ससुराल मिला है मुझे। एक से एक ठरकी लोग हैं यहाँ पर। भला बहू से कोई ऐसी बात करता है? कहाँ फंस गई मैं इन लोगों के बीच में। आरव बिजनेस के सिलसिले में घर के बाहर ही रहता था, जिसके चलते योगिता आरव को इन चीजों के बारे में बता नहीं पाती थी। अरे योगिता बहू, कितनी बार कहा है तुझे कि ये सर पर घूंघट लेकर मत घुमा कर। हम मॉडर्न लोग हैं और हमारे यहाँ घूंघट वाली प्रथा नहीं है। हाँ हाँ, होगी भी क्यों। मॉडर्न के साथ साथ ये लोग ठरकी भी जो हैं। माँ जी, वो मुझे घूंघट में ही सही लगता है। बिना घूंघट के मुझे काफी अजीब लगेगा। एक बार तू ये घूंघट हटा कर तो देख, बहुत सुंदर लगेगा। अमरावती अपनी बेटी प्रिया के साथ योगिता को जबरदस्ती कमरे में ले जाती है और उसे साड़ी के बजाय एक वन पीस पहना देती है। वाओ भाभी, आप कितनी हॉट लग रही हो। माँ जी, प्रिया मुझे। पति, पत्नी और नौकरानी। शीतल और अभिमन्यु की शादी को 5 साल हो चुके थे।
लेकिन अभी तक उनका कोई बच्चा नहीं हुआ था। इसकी वजह से शीतल और अभिमन्यु परेशान रहते थे। लेकिन उन दोनों से ज्यादा परेशान थी शीतल की सास, यानी अभिमन्यु की माँ जानकी देवी। जानकी देवी चाहती थी कि जल्दी से जल्दी उनकी गोद में पोता या पोती आ जाए, और इसीलिए वो अपनी बहू शीतल को लेकर एक दिन हॉस्पिटल पहुंची। डॉक्टर मैडम, जरा ठीक से चेक करके बताइए ना। कई बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया है, लेकिन मेरी बहू माँ ही नहीं बन पाती। मैंने शीतल को बहुत अच्छे से चेकअप किया है। देखिए, बात यह है कि शीतल के अंदर माँ बनने की कैपेसिटी नहीं है। ये आप क्या कह रही हैं डॉक्टर साहब? कोई तो इलाज होगा ना, कोई दवाई दे दीजिए। देखिए, कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है जिनका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। आई एम सॉरी टू से, लेकिन शीतल कभी माँ नहीं बन सकती, क्योंकि उसके यूट्रस में अंदर से ही कुछ प्रॉब्लम है। घर आने के बाद क्या हुआ माँ? कहाँ लेकर गई थी आप शीतल को? अरे कहाँ लेकर जाती, डॉक्टर मैडम के पास ले गई थी। लेकिन तेरी बीवी तो कभी माँ बन ही नहीं सकती। मम्मी जी, इसमें मेरी क्या गलती? अगर अंदर से कोई प्रॉब्लम है तो उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती। जानती हूँ, ये बात डॉक्टर के मुंह से सुन चुकी हूँ। अब दोबारा मेरे सामने इस बात का गाना मत गा। अरे माँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम सोचते हैं ना कुछ। अरे क्या सोचेगा तू? जब डॉक्टर कह चुका है कि तेरी बीवी माँ नहीं बन सकती, तो बता क्या सोचेगा तू? कहाँ से लाएगा बच्चा? माँ, ये तो मैं भी नहीं जानता। अभिमन्यु, क्यों ना हम अनाथ आश्रम से एक बच्चा गोद ले आए? क्या फर्क पड़ता है बच्चा हमारा हो या गोद लिया हुआ? हाय, बड़ी बातें बनाने वाली। क्या फर्क पड़ता है? अरे क्यों फर्क नहीं पड़ता? मुझे इस वंश को आगे बढ़ाने के लिए मेरे बेटे का खून चाहिए, किसी दूसरे का नहीं। लेकिन माँ, आप जानती हैं कि ये अब पॉसिबल नहीं है। मैं कुछ नहीं जानती। मैं किसी पराये की औलाद को इस घर में अपना पोता या पोती बन के बढ़ता हुआ नहीं देख सकती। मेरा वंश मेरे बेटे के खून से ही आगे बढ़ेगा। लेकिन मम्मी जी, ऐसा कैसे हो पाएगा? आप अच्छी तरह जानती है ना, मेरा और अभिमन्यु का बच्चा नहीं हो सकता। तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी, और अपनी दूसरी बीवी से यह मुझे बच्चा पैदा करके देगा। ये आप क्या कह रही हैं माँ? मैं किसी और से शादी नहीं करने वाला। मेरे रहते हुए आप अभिमन्यु की शादी किसी और से करवाएंगी? मम्मी जी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? तू बस देखती जा बहू, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। कुछ दिनों के बाद, अभिमन्यु, मैंने तेरे लिए लड़की ढूंढ ली है। माँ, मैं आपको कितनी बार समझाऊं, मुझे किसी से शादी नहीं करनी है। पहले मेरी बात सुन। ये जो चमेली है ना, हमारे घर में काम करने आती है, वो तुझसे शादी करने के लिए तैयार है। मम्मी जी, आप अभिमन्यु की शादी एक नौकरानी के साथ करवाएंगी? वो इसलिए क्योंकि चमेली दिखने में बहुत खूबसूरत है, बच्चा भी सुंदर ही होगा। मम्मी जी, लेकिन एक बच्चे के लिए अपने बेटे की शादी नौकरानी के साथ करवाना, क्या ये सही है? अगर अभिमन्यु ने शादी नहीं की ना, तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अब देख लो, अगर तुम्हें अपनी माँ की जान प्यारी है तो तुम्हें इस नौकरानी के साथ शादी करनी ही होगी। इस तरह जानकी देवी अपने बेटे अभिमन्यु की शादी नौकरानी चमेली के साथ करवा देती है। कुछ दिनों के बाद, नौकरानी से मालकिन बन के तो मजा आ गया, अब तो मैं इस घर की मालकिन हूँ। देखो, अपने आप को ज्यादा मालकिन समझने की कोशिश मत करो। एक बार तुम्हारा और अभिमन्यु का बच्चा इस दुनिया में आ जाए, उसके बाद तुम इस घर से हमेशा के लिए चली जाना। अरे जाओ जाओ, किसी और के आगे बातें बनाना। एक बच्चा तो पैदा नहीं कर सकी, बढ़िया आई। जाओ, जाकर मेरे लिए कॉफी बना कर लाओ। नौकरानी मैं हूँ या तुम? मम्मी जी, देखिए ना शीतल मुझसे किस तरह से बात कर रही है। शीतल, तुम्हें पता है ना चमेली प्रेग्नेंट है, मेरे बेटे के बच्चे की माँ बनने वाली है। वो जैसा कहती है वैसा करो। लेकिन मम्मी जी, वो मुझे नौकरों की तरह ट्रीट कर रही है। अरे तो करेगी ना, वैसे भी बहू तुम हो किस काम की, एक बच्चा तो पैदा नहीं कर सकती। जाओ, अब घर के सारे काम करो और चमेली को आराम करने दो। थैंक यू मम्मी जी, भगवान आपका भला करे। आप नहीं होती तो मैं नौकरानी से महारानी कैसे बनती। देखो, तुम्हें जो चाहिए सब मिलेगा, खूब खाओ। सास का अखाड़ा बहू ने पछाड़ा।
माँ जी, ये कैसे बना रही है शिमला मिर्च? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई नहीं खाएगा। आप हटिए, मैं बनाती हूँ। कोई नहीं खाएगा? अरे तेरे मायके वालों के लिए नहीं बना रही हूँ, अपने पति, बेटे और बेटी के लिए बना रही हूँ। और वो लोग शिमला मिर्ची ऐसी ही पिछले कई सालों से खाते आ रहे हैं। बहू बहू हो ना, थोड़ा सोच समझ कर जबान खोला करो, समझी? माँ जी, फिर तो मैं यही कहूँगी कि आपको खाना बनाना आता ही नहीं। बहू शिमला मिर्च बना लेती है, लेकिन अपने अंदाज में। फिर खाने के टेबल पर, ये सब्जी क्या बहू ने बनाई है? आज बहुत अलग लग रही है। भाभी, रंग तो बड़ा अच्छा दिख रहा है सब्जी का। अरे नहीं नहीं, मुझे तो माँ के हाथ वाली खानी थी। क्या है रीना, सब्जी माँ को ही बनाने दिया करो ना। सास, जिसे अब थोड़ा सा अपना पल्ला भारी दिख रहा होता है। अरे अब बेटा मेरा जमान आ गया। ये घर कभी मेरे नाम से चलता था, लेकिन अब लग रहा है कि मेरा होना ना होना एक ही बराबर है। बहू तो पूरे घर के साथ रसोई में भी राज करना चाहती है। माँ जी, आप ही ने तो कहा था शादी के वक्त कि रानी बनाकर रखेंगी मुझे। तो देखिए, रानी का काम यही होता है ना, राज करना। अरे देख बहू, माना तू राज करना चाहती है, लेकिन भूल मत, पूरी रियासत अभी मेरी है। अरे कैसी बात कर रही हो तुम दोनों? और ये क्या तरीका होता है बहू से बात करने का? बेचारी अभी तो आई है, उसको आजादी भी नहीं दोगी क्या? तो वो इस घर को अपना घर कैसे समझेगी? देखिए पापा, माँ सही कह रही है। घर को अपना घर समझी, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन सिर्फ अपना और हमें पराया करने की कोशिश करे ना जी ना, ये सोच तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। देख, तू छोटी है ना, छोटी की तरह रहा कर, हर बात पर बीच में ना बोला कर। क्यों? वो मेरी बेटी है तो मेरे तरफ से ही बोलेगी ना। माँ जी, ये तरफ परफ क्या होता है? हाँ, वो मेरी बहन नहीं है क्या? मैं मानती हूँ कि आज मैंने सब्जी बना दी, लेकिन थोड़ा खाने में बदलाव करना हम स्त्रियां भी तो जानती हैं और चाहती भी हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि घर के खाने की कोई वैल्यू ही नहीं है। देख, मैं कोई बहस नहीं करना चाहती, जाओ खाना खा लो। सभी खाना खाने बैठ जाते हैं। अगले रोज, माँ जी प्लीज, ये आस पड़ोस वालों को बोलिए ना, मुंह उठाकर घर में मत आ जाया करे। अरे किसी के घर आने जाने का कुछ वक्त तो होना चाहिए। यहाँ तो सारा दिन मानो लोगों ने धर्मशाला बनाकर रखी है। बहू, वो हम लोगों के परिवार जैसे हैं, पिछले 25 साल से हमारे साथ है। और ये मेरा घर है, यहाँ कौन आएगा कौन नहीं, ये तू कैसे डिसाइड करेगी? और हाँ, तुझे अगर पसंद नहीं ना, तो अपने कमरे में चली जाया कर। वो लोग बात ही कर रहे होते हैं कि पड़ोसन आ जाती है। अरे बहन, हम लोगों ने जागरण रखा है माता का आज रात, सुबह का भंडारा भी, तो बहू रानी को लेकर आना। आना हाँ बिटिया? अच्छा चलती हूँ, और घरों में भी निमंत्रण देना है। अरे हाँ हाँ, हम जरूर आ जाएंगे। वैसे किस किस को बुला रही हूँ? वो तुम्हारी ननद और भाभी भी आ रहे हैं क्या? माँ, क्या आप इनके पूरे खानदान को जानती हैं? अरे भाभी ने ही तो मेरी ननद की शादी की पूरी तैयारियां कराई थी, और मेरे मायके में भी पापा की मौत के बाद वहाँ रहकर इन्होंने ही मुझे संभाला था। इतना तो कोई किसी के लिए नहीं करता। अच्छा, मैं ना फल दे जाऊंगी, काट देना भाभी, मैं दूसरे काम पूरे कर लूंगी। मेरी तो तबीयत खराब है माँ जी, आप ही काट देना सारे फल। मैं रात का खाना भिजवा दूंगी, परेशान ना होना। हाँ? अरे नहीं नहीं, हम लोग बना लेंगे, 4 लोगों का खाना तो बनाना है। अरे नहीं नहीं, आप फल पर लग जाओगी, और बहू की तबीयत भी ठीक नहीं, खाना मैं ही भिजवा दूंगी। पड़ोसन चली जाती है और सास बहू की तरफ देखती है। देखा, जिसे तू धर्मशाला बोल रही थी, वो कितने अपने हैं। हाँ माँ जी, आप उनका काम कर रही हैं, उनके जागरण का प्रसाद तैयार कर रही हैं, तो वो क्या इतना भी नहीं करेंगे आपके लिए? ओहो, तुझसे बहस क्या करना बहू। तभी बहू की माँ आ जाती है। अरे बहन जी, बेटी से मिलने का मन किया तो बिना बताए ही आ गई, बुरा न मानना। ये मत समझना कि ये मेरा घर नहीं, कोई धर्मशाला है। अच्छा अच्छा, तो ये घर पर आए मेहमानों को घर नहीं, धर्मशाला वाला समझाने वाली आप ही हैं।
वैसे आपको खुशी होगी कि आपकी बेटी के संस्कार भी ऐसे ही हैं। अरे माँ, किन बातों को सुन रही हो? आओ अंदर आ जाओ माँ। माँ बेटी के साथ अंदर आती है तो उसे अचार की महक आती है। हाय रे, कितनी अच्छी महक है। क्या बनाया है बहन जी? अचार बनाया है। आपकी बेटी बोल रही थी कि आप लोग कुछ अलग तरीके से बनाते हैं। मैं तो बस ऐसे ही। हम लोगों के घर पर तो अचार टिकता ही नहीं है। अरे आता ही किसे है अचार बनाना। लेकिन जैसे ही बेटी माँ को कमरे में ले जाती है, क्या है माँ, क्यों आ गई यहाँ पर? बताकर तो आना चाहिए। अरे कैसी बात कर रही है बेटी? माँ को बेटी से मिलने का मन किया तो क्या माँ नहीं आ सकती? आ सकती है माँ, क्यों नहीं, लेकिन तू ना पूरा खेल बिगाड़ रही है। खेल? कैसा खेल बेटी? मुझे भी तो बता देती तो मैं भी खेल लेती। माँ, जब से शादी करके इस घर में आई हूँ ना, सासू माँ ने मेरा घर का रट लगा कर रखा है। अब मैं ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ मैं आ गई हूँ। कोई भी चीज़ जो पहले होती थी वो ठीक नहीं थी, तो मैं उसे परफेक्ट करूँगी। अच्छा, यानी बात सिंहासन की है कि पहली रानी को उतारना है। हाँ माँ, तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन बात तो यही है। पर बेटा वो बेटी कुछ नहीं समझती और दरवाज़ा खोलकर बाहर चली जाती है। माँ, जो कि एक अच्छी औरत होती है, बेटी को समझाने की कोशिश तो करती है। बाहर सास के सामने माँ कहती है, अरे बहन जी, आप चलिए ना मेरे साथ मेरे घर, बहू का मायका भी देख लीजिए। अरे नहीं नहीं बहन जी, आप ही रुकिए हम लोगों के पास। शाम को जागरण है, वहाँ ले चलेंगे। उसी का प्रसाद तैयार कर रही हूँ। अच्छा, हमें भी तो सिखा दीजिए कैसे तैयार करते हैं। अरे कैसी बात कर रही हो माँ, कितने जागरण करवा चुकी हो तुम? देख बेटी, एक बात गांठ बांध ले। हर बेटी माँ के घर जो होता है वो देखती है, लेकिन सीखती वो सास के पास ही है। सास का संस्कार वो अपनी सास से सीखती है, जो वो अपनी बहू को देती है। तो बेटी, यहाँ के रीति रिवाज, रहन सहन, बोली भाषा अपनी है, जिसे तुझे ना सिर्फ फॉलो करना है बल्कि सीखना भी है। और जहाँ तक सवाल है पूरे घर की रानी बनने का, तो जब तक तेरी सास महारानी है तो रानी ही तो रहेगी। क्यों बेटा? बहू माँ की बात समझ जाती है और सास भी बहू की माँ का मन ही मन शुक्रिया अदा करती है। ऐसा तो हमारा घर कैसे चलेगा? पूरे गांव में सिर्फ हम ही गरीब बचे हैं, बाकी सब पैसे वाले हो गए हैं। और कितने दिन तक भूखे रहकर दिन गुजारने पड़ेंगे। तुम मत रो संतोष, मैं सब जानता हूँ। मैं मेहनत करूंगा, एक दिन हमारा अच्छा वक्त जरूर आएगा। आप दूसरा काम क्यों नहीं करते? ये कपड़े बेचने में तो कुछ कमाई नहीं होती है। मैं आपसे कुछ मांगती भी नहीं हूँ, दूसरी पत्नियों जैसे खर्चा भी नहीं करवाती हूँ। हम दोनों पेट भर के खाना तो खा सकते हैं। अच्छा जी, मैं दूसरा काम जल्दी से ढूंढ लूंगा, तुम चिंता मत करो।
पवन काम ढूंढने जाता है। वही उसे पेड़ के नीचे बूढ़ा व्यक्ति बैठा मिलता है। पवन बूढ़े व्यक्ति को देखकर रुक जाता है। अरे दादाजी, आप यहाँ क्यों बैठे हो? बेटा, मैं ज्यादा थक चुका हूँ और कई दिनों से भूखा भी हूँ। भूख के मारे चक्कर आ रहे हैं बेटा। कुछ खाने का हो तो दे दो, भगवान आपका भला करेगा। दादाजी, मैं आपको क्या बताऊं, कुछ दिनों से मेरा काम धंधा नहीं चल रहा है। आज मैंने और मेरी पत्नी ने भी खाना नहीं खाया है। हाँ बेटा, कोई बात नहीं। दादाजी आप रुकिए, मैं घर से आपके लिए कुछ लेकर आता हूं।